सर मार्जिन जो बढ़ाए गए हैं हाल में, मतलब बजट के दिन ही ये खबर आई थी कि मार्जिन बड़ी बढ़ा दिए गए थे। क्या लग रहा है कि सर उससे कुछ फैक्टर इन यहाँ पर प्ले होगा? जो निवेशक हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्ले करेंगे या फिर थोड़ा सा बैकएंड में जाएंगे, रुक के कहीं और निवेश करेंगे या फिर इक्विटी में निवेश करेंगे? देखो, जब अभिषेक जी आप मार्जिन की बात करते हैं और निवेशक की बात करते हैं तो मैं दोनों चीज गलत है। निवेशक के लिए मार्जिन की जरूरत ही नहीं है, ये तो ट्रेडर का काम है। ट्रेडर, एग्जैक्टली। निवेशक कभी मार्जिन का यूज ही नहीं करता। निवेशक तो उतनी पूंजी इन्वेस्ट करता है जितनी उसके पास होती है। जब तक उसका लॉन्ग टर्म गोल होता है, उसके पोर्टफोलियो एलोकेशन अलाउ करता है तो ये निवेश करता है। बाकी सब तो ट्रेडर हैं। ट्रेडर के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब भी ट्रेडर इस बाजार में किसी भी एसेट क्लास में घुसते हैं, एबनॉर्मल प्राइस राइज आता है तो कभी भी मैंने हिस्टोरिकली देखा है वो एबनॉर्मल फॉल भी आता है, क्योंकि लीवरेज पोजीशन हमेशा ऐसे ही बूचर्ड आउट होती हैं, बुरी तरह करती हैं। तो ये हमेशा रिस्की रहता है। निवेशक के लिए ना पहले प्रॉब्लम थी, ना आज प्रॉब्लम है, ना फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। तो निवेशक को पता होना चाहिए मैं क्या चीज ले रहा हूं, कितने साल का मेरा होराइजन है, इसमें रिस्क क्या है, मेरे को अगर गिरता है तो कहां पे मैं एवरेज करूंगा, कैसे मैं पैसे बनाऊंगा। उसकी अगर स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है, उसके एडवाइजर की उसने उसे क्लियरली नहीं समझाया है, तो फिर वो निवेशक नहीं है। बाकी सब ट्रेडर होते हैं और ट्रेडर के लिए हमें कोई पता नहीं मार्केट उन्हें कहां पहुंचाती है, कभी शिखर पर और कभी जमीन पे, फर्श पे भी पटकती है। सर अगर ट्रेडर यहाँ पर आएंगे, दोबारा लेवरेज पे बाइंग करेंगे, धीमे धीमे चल के आगे चल के, और उसमें अगर बाइंग करना शुरू की तो फिर ये सिचुएशन तो दोबारा अराइज हो सकती है। ऐसे में जो हमारे रिटेल निवेशक हैं उनके लिए क्या सर यहाँ पर सलाह रहेगी कि अगर इनकेस कभी आगे चल के ऐसी सिचुएशन आती है तो? देखो, पहले तो याद रखो भगवान ने कहा था जब जब इस धरती पे पाप बढ़ेगा तब मैं जन्म लूंगा। तब ऐसे ही जब तक अपने दर्शक, अपने ट्रेडर पोजीशन, लीवरेज पोजीशन बढ़ाते जाएंगे तब तक इस सिचुएशन आएगी। और जब भी किसी भी एसेट क्लास में शार्प राइज आएंगे तो शार्प फॉल भी आएंगे, क्योंकि उसमें लीवरेज पोजीशन बनेंगी और लीवरेज पोजीशन कटेंगी। ठीक है, तो ये तो हमेशा ध्यान रखें सर, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे इक्विटी हो, या कोई भी एसेट क्लास हो। हमने हर क्लास में जब ऐसे राइज देखे, इवन रियल स्टेट में भी हमने ऐसे ही फॉल देखे हैं। राइट। तो शार्प फॉल आएंगे ही आएंगे जहां लीवरेज पोजीशन होंगी। तो ये तो आप ट्रेडर के लिए तो छोड़ दीजिए। जहां तक निवेशक की बात है, और मैं अपने छोटे निवेशक की बात करना चाहूंगा, बिल्कुल उनको पहले अपने एडवाइजर की मदद से अपने पोर्टफोलियो को, अलोकेशन को समझना चाहिए, अपने गोल को डिफाइन करना चाहिए, और इसका एक्सपोजर क्यों जरूरी है ये समझना चाहिए, और एज ए नेचुरल हेज उनको जरूर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप सर, आज जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत बढ़ गई है। हर समय युद्ध का खतरा है, और जैसे ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं सारे संसार को अस्थिर वातावरण में रखी हुई है। इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी अस्थिर वातावरण में चल रही है। तो हाँ, ऐसा इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक अपने पोर्टफोलियो का जस्टिफाइड है, और छोटे निवेशक को इसी तरह करना चाहिए। और एक एसआईपी के फॉर्मेट में करना चाहिए, एसटीपी के फॉर्मेट में करना चाहिए। धीरे धीरे हर गिरावट पे ऐड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो पैसा लेके जाएगा ही जाएगा। सो मतलब मानते हैं कि सिल्वर ईटीएफ जो है वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक और भरोसेमंद एक ऑप्शन अभी भी है, अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया, भले ही छोटी क्वांटिटी में हो, 10%, 15% जैसे आपने बोला है, उसके लिहाज से। बिल्कुल सर, क्योंकि किसी भी के पोर्टफोलियो में अगर पोर्टफोलियो की बात कर ले तो होना चाहिए एक नेचुरल एज, गोल्ड सिल्वर दोनों ही होने चाहिए, और क्वांटिटी उनकी धीरे धीरे बिल्डअप होनी चाहिए। जैसे ऑलरेडी 50% की करेक्शन आ चुकी है, तो ज़्यादा नॉर्मली अगर हम टेक्निकल भाषा में बात कर ले तो नॉर्मली राइज का 61.8% रिट्रेसमेंट होती है। तो ऑलमोस्ट बड़े अच्छे लेवल से, मैं ये नहीं कहता 50,000 और नहीं गिर सकती, 2 लाख नहीं आ सकती, 1,70,000 को नहीं आ सकती, 2 घंटे के लिए कुछ भी हो सकता है, पर ये लेवल्स बहुत अच्छे लेवल है। 45 साल की कंसोलिडेशन के बाद उसने ब्रेकआउट लिया $50 के ऊपर, तो $50 एक नेचुरल सपोर्ट बन जाता है, जिसको बाजार ने काटने में 45 साल लगा दिए, तो अब वो बहुत बड़ी सपोर्ट का प्रोवाइड करेगा। और आपने देखा था अभी सिल्वर ने, अगर डॉलर टर्म में बात करें तो $64 का लो लगाया था अभी पिछले इसी हफ्ते में। तो ऑलमोस्ट अपने लो की तरफ है। 10-20-25% और नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती। किसी एसेट क्लास के बारे में आप नहीं कह सकते जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बट धीरे धीरे छोटे इन्वेस्टर को इससे पैसा बनना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। छोटे इन्वेस्टर्स को टाइमली यहाँ पर मंथली बेसिस में एसआईपी के जरिए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सिल्वर ईटीएफ हो गया या फिर गोल्ड ईटीएफ हो गया, वहाँ पर आपके एलोकेशन, आपके पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन ये आप प्रोवाइड करेंगे
वो हेज की तौर पे काम करेगा, प्लस आगे चल के वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प कर सकता है। सर, जो हम लोग डेटा भी देख और रहे अभिषेक जी, थे इसी में एक लाइन और ऐड करूं, जो डायरेक्ट ना लेना चाहते हो उनके लिए एक मल्टी एलोकेशन फंड फंड भी मल्टी एसेट है। एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन जी। फंड, इन्वेस्टर उसके थ्रू भी आ सकते हैं, जहां आपको अपने आप ही गोल्ड सिल्वर का कितना एक्सपोजर लेना चाहिए और फंड मैनेजर अपने आप डिसाइड कर लेता है। आपको ये डिसीजन सिरदर्दी लेने की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें गोल्ड सिल्वर का एक एसेट क्लास साथ साथ होती है, इक्विटी और डेट के साथ साथ। जब अच्छे लेवल थे तो 30-30% गोल्ड सिल्वर मैंने बहुत सारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंडों में देखा। जब हाई पे था तो उन्होंने अपने आप 5-10% कर दिया था, और अभी हो सकता है शायद बढ़ा लिया होगा। तो ऐसे जो डायनेमिकली अलोकेशन इनमें होती रहेगी, तो फंड कुछ इन्वेस्टर जो सीधे ना लेके इसके थ्रू भी एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसमें कंट्रोल्ड रिस्क रहेगी और पार्टिसिपेशन बना रहेगा। सब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का आपने बहुत अच्छा यहाँ पर एक जरिया भी बताया, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैं अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर डेटा पे ऊपर काम भी कर रहा था, और 2025 में जब पूरा मार्केट यहाँ पर एक तरह से इक्विटी मार्केट खास तौर पे गिरा हुआ था, मोस्टली फ्लैटिश रहा था, कुछ ही फंड्स मेरे ख्याल से पॉजिटिव में थे। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सर यहाँ पर 24% तक के रिटर्न देने में कामयाब रहते हैं। टॉप 5 फंड्स की बात कर रहा हूँ मल्टी एसेट फंड्स की, और काफ़ी अच्छा मतलब बैलेंस बनाया, और निवेशकों जो जिन लोगों ने निवेश किया होगा ऑब्वियस बात है मल्टी एसेट में, उसमें काफ़ी उनको फ़ायदा मिला होगा। इसमें कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोर पुशअप जो मिला होगा वो तो गोल्ड और सिल्वर की वजह से मिला है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन सर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को क्या सर लग रहा है कि कोर पोर्टफोलियो में ही रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, कि आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए रखेंगे? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाए यहाँ पर? नहीं सर, दोनों तरह से हो सकता है। मैं समझता हूँ आज की डेट में जो गोल्ड सिल्वर में डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, वो मल्टी एलोकेशन को कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। क्योंकि कितना गोल्ड सिल्वर लेना है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, मिनिमम 5-10% से लेके 30%, जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और उसके उस समय के फंडामेंटल्स गवर्न कर रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे उस हिसाब से। तो पोर्टफोलियो में एक आइडियल कोर पोर्टफोलियो भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सारी एसेट क्लास एक जगह इकट्ठी मिल गई और इक्विटी का टैक्सेशन मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। क्योंकि आप डायरेक्टली गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं, चाहे ईटी फंड ऑफ फंड से खरीदते हैं, तो उसमें आपको 2 साल रखना पड़ता है इक्विटी टैक्सेशन के लिए, और ईटीएफ खरीदते हैं तो 1 साल बाद मिल ही जाता है। तो मल्टी एलोकेशन में भी आपको उस डायरेक्ट आपको इक्विटी टैक्सेशन भी मिल गया, एक्सपोजर भी मिल गया, और कंट्रोल्ड और डायनेमिकली मैनेज हो रहा है, जो मार्केट के बिहेवियर, मार्केट के डायनेमिक्स, मार्केट के फंडामेंटल्स के बेस पर डिसाइड हो रहा है। तो एक कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, और नहीं सैटेलाइट तो होना ही चाहिए।